सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए सार्थक कोचिंग क्लासेस ने एकलव्य सीरीज नाम से एक बैच लॉन्च किया जो बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है। इसकी क्लासेस 5 तारीख से स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी की तीसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था दोस्तों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, यानी जो संविधान का इतिहास है वो कैसे स्टार्ट हुआ, तो उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, आज ये इसकी तीसरी क्लास है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की पॉलिटी की तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है, क्योंकि हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। 1773 से लेकर 1935 तक हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम क्या था, इस टाइम ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी का वो था, भारत पे क्या था, भारत पे राज था। ठीक है दोस्तों, तो उसी को हम पढ़ रहे हैं आज। ये भाग इसका दूसरा है, पहला भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था भारत का संवैधानिक इतिहास क्यों स्टार्ट हुआ था, क्यों जरूरी था, उसके बारे में जाना था। और कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कहाँ तक, रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पीट्स इंडिया एक्ट 1784 तक। यहाँ तक हमने 3 एक्ट पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी क्रम में हम अपनी पॉलिटी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1786 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने पहले पढ़ा दिया रेगुलेटिंग एक्ट और पीट्स इंडिया एक्ट, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन क्लासेस को अवश्य देख लें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 1786 का विशेष अधिनियम। 1786 का विशेष अधिनियम क्यों लाया गया? क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को, किसको, कॉर्नवालिस को भारत लाया गया, क्योंकि कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए क्यों बनाया गया। कॉर्नवालिस वही है जो अमेरिका में क्या कर रहा था, अमेरिका का गवर्नर जनरल था। लेकिन अमेरिका में क्या चल रहा था, अमेरिका में संघर्ष चल रहा था, तो ये वहां पर युद्ध हार गए थे। कॉर्नवालिस को भारत भेजा गया कि आप भारत जाइए और भारत की सत्ता को संभालिए। तो कॉर्नवालिस ने कुछ अपने जो अधिकार थे उनके बारे में बताया कि आप हमको भेज रहे हैं, ठीक है, तो पर उससे पहले आपको हमारी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। जैसे कि देखिए दोस्तों, कॉर्नवालिस ने क्या कहा था कि मुझे गवर्नर जनरल बनाना है और उसको प्रधान सेनापति बनाया गया। देखिए दोस्तों, गवर्नर जनरल जो होगा वो पूरे भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी उसका प्रधान सेनापति होगा। तो ये क्या कहा था, ये कॉर्नवालिस ने कहा था। ठीक है दोस्तों, कॉर्नवालिस कौन है? आपने कॉर्नवालिस, हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें डीप में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कॉर्नवालिस कौन था। कॉर्नवालिस वही था जिसने कॉर्नवालिस कोड लागू किया था। क्या लागू किया था? कॉर्नवालिस कोड लागू किया था। ठीक है दोस्तों, और इसको क्या जाना जाता है, इसको स्थायी बंदोबस्त के बारे में जाना जाता है। क्या जाता है? इसको स्थायी बंदोबस्त के बारे में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कॉर्नवालिस ने क्या लागू किया, कॉर्नवालिस कोड लागू किया और स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। ये आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसने क्या कहा, इसने कहा कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरी मांग क्या रखी, दूसरी मांग रखी कि गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति हो। देखिए दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए परिषद बनाई गई थी उसके जो नियम होंगे वो गवर्नर जनरल रद्द कर सकता है। क्या कर सकता है? गवर्नर जनरल रद्द कर सकता है। ये कॉर्नवालिस की मांग थी। ठीक है दोस्तों, कॉर्नवालिस की 1786 में मांग ली गई और कॉर्नवालिस भारत का क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट उसके बाद जो है, उसके बाद आया 1793 का प्रथम चार्टर अधिनियम। देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। प्रथम चार्टर अधिनियम, इसी क्रम में चार्टर अधिनियम आएंगे, क्योंकि 20-20 वर्ष का उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया जाता है, व्यापार एवं प्रशासनिक के अधिकारों का बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम चार्टर अधिनियम है 1793। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रथम चार्टर अधिनियम में क्या क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकारों को 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या क्या, उसके बाद जो नंबर 2 पे क्या है, वेतन व भत्ते। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो यहाँ पे तो काम कर ही रहे थे, जो ब्रिटेन में काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, उनके जो वेतन और भत्ते थे वो भी भारत के राजस्व से दिए जाने लगे। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 क्या हुआ, नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति है। देखिए दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसके अलावा उसने क्या मांगा था कि ब्रिटेन से कोई भी भारत से
हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी व्यापार नहीं कर सके। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया गया 1793 के प्रथम चार्टर अधिनियम के द्वारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मर्जी से कोई भी कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है, ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो 1793 के प्रथम चार्टर अधिनियम के द्वारा 3 इंपोर्टेंट चीजें हुई। क्या क्या हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकारों को 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। नंबर 2, वेतन व भत्ते जो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। नंबर 3 क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति की गई। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनाए किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति की गई। तो आप याद रखेंगे 1793 का प्रथम चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति दी गई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 1813 का चार्टर अधिनियम। देखिए दोस्तों, 1793 में जब प्रथम चार्टर अधिनियम आया तो उसके 20 वर्ष तक के लिए क्या बढ़ा दिया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या बना दी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक एवं व्यापारिक शक्तियां बढ़ा दी गई। तो 20 वर्ष के बाद आएगा, देखिए 2 और 9 कितने होते हैं? 13, 13 में एक आएगा, 8 हासिल का 1 और 1, 1813 हो गए। तो 1813 बाद क्या आया? चार्टर अधिनियम आया। फिर 1813 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1833। फिर 1833 पे तृतीय चार्टर अधिनियम आएगा। तो इसी क्रम में चार्टर अधिनियम आते रहेंगे, तो आप ये याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था वो क्यों आया था उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इसलिए जान लेते हैं। देखिए क्राउन कौन थे ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1813 का जब चार्टर अधिनियम आया था उस समय ब्रिटेन के क्राउन कौन थे? तो जॉर्ज तृतीय थे। कौन थे? जॉर्ज तृतीय थे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल था मिंटो प्रीतम। कौन था? मिंटो प्रीतम, जो 1807 से 1813 तक रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आप इनके बारे में अवश्य याद रखेंगे। 1813 का चार्टर अधिनियम लाने के प्रावधान व महत्व क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्यों लाया गया? कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कमी की गई, वे प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट है, नोट करेंगे आप कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कमी की गई। क्या की गई? कमी की गई है, खत्म नहीं किए गए हैं। आप इसको नोट करेंगे, एक कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कमी की गई, वह प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। मतलब कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको थोड़ी सी कमी की गई, बाकी जो प्रशासनिक एकाधिकार थे उनको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। देखिए क्या कमी की गई? देखिए मात्र चीन, चाय व अफीम से व्यापार कौन कर सकता था? मात्र चीन और चाय व अफीम का व्यापार कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है दोस्तों, मतलब चीन के साथ चाय और अफीम का व्यापार कौन कर सकती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी में जो भी और कंपनी आना चाहती हैं वो व्यापार कर सकती हैं। तो क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों में कमी की गई। जब 1833 का चार्टर अधिनियम आएगा तो उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सारे प्रशासनिक व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या की गई है? अभी कमी की गई। आपसे एग्जाम में पूछेगा 1813 किस चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कमी की गई? क्या की गई? कमी की गई। आप इस वर्ड को इंपोर्टेंट नोट करिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कमी की गई, खत्म नहीं किया गया। कमी किस चार्टर अधिनियम द्वारा की गई? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कमी की गई। ठीक है दोस्तों, क्यों की गई? चूंकि व्यापारिक एकाधिकारों में कमी हो गई है ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो अतः भारत में ब्रिटिश नागरिकों को नई कंपनी, ब्रिटिश जो कंपनी आएंगी वो आएंगी और ब्रिटिश नागरिक भी भारत आएंगे। ठीक है दोस्तों, उनको भी अनुमति मिल गई कि आप भी जाके भारत से व्यापार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और चूंकि व्यापार भारत में होगा, चूंकि व्यापार भारत में होगा तो कंपनियां आएंगी, और कंपनियां जब आएंगी तो भारत में शिक्षित लोगों की जरूरत होगी। क्या होगा? जब भारत में कंपनियां आएंगी तो उसमें कंपनियों में शिक्षित लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि कोई मैनेजर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो जरूरत तो होगी ना, क्योंकि ब्रिटेन से लोगों को लाएंगे तो उनकी सैलरी तो अधिक होगी, उनको पे भी ज्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए भारत में जो शिक्षित लोग हैं उनकी जरूरत होगी। देखिए दोस्तों, चूंकि व्यापारिक कंपनियां भारत आई तो शिक्षित लोगों की आवश्यकता हुई। ठीक है दोस्तों, क्या हुई? शिक्षित लोगों की आवश्यकता हुई। तो इसी अधिनियम द्वारा सन 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार भारत पर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए गए। क्या किए गए? पहली बार भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए के लिए खर्च किए गए। ठीक है दोस्तों, क्यों किए गए? क्योंकि जो व्यापारिक ब्रिटेन से कंपनियां आ रही थी उनको क्या जरूरत थी? उनको भारतीय लोगों की जरूरत थी, इसलिए शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च किए गए। ठीक है दोस्तों, भारतीय साहित्य विज्ञान पर। क्यों भारतीय साहित्य विज्ञान? क्योंकि भारत के लोगों को सिर्फ भारतीय ही तो जानते, तो उनके हिसाब से कैसे कैसे इनको क्या क्या जरूरत है, उन्हीं के लिए क्या जरूरत है? शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए, ताकि भारतीय लोगों को ही अपनी कंपनी में रोजगार दे सके। ठीक है दोस्तों, तो ये आप सोच रहे हैं कि पहली बार ब्रिटेन ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने
अपनी शिक्षा के लिए, क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे और उनको भारतीय लोगों की जरूरत थी। अगर वो ब्रिटेन से मंगाते तो ज्यादा पैसे पे करने पड़ते, इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए। ठीक है, तो और किस लिए किए गए? क्योंकि इंग्लिश को प्रमोट करना था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, भारत में ईसाई मिशनरियों की आगमन की अनुमति मिली इस चार्टर अधिनियम द्वारा। 1813 का जो चार्टर अधिनियम द्वारा था, इसके द्वारा ईसाई जो मिशनरी थे उनको भारत में आने की अनुमति मिली, क्योंकि इससे पहले ईसाई मिशनरी भारत नहीं आते थे। ईसाई मिशनरी ने भारत आने के बाद अपना हेडक्वार्टर बनाया था कलकत्ता में। कहाँ बनाया था? कलकत्ता में बनाया था। ईसाई मिशनरी ने अपने भारत आगमन के बाद अपना हेडक्वार्टर। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। बिल्कुल, क्या क्या पढ़ा हमने 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा? पहला, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कमी की गई, वह प्रशासनिक एकाधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। चीन, चाय और अफीम पर, चीन, चाय और अफीम का व्यापार कौन कर सकता है? चीन, चाय और अफीम का व्यापार को छोड़कर बाकी सब व्यापार कौन कर सकते हैं? बाकी कंपनियां कर सकती हैं। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों में कमी की गई, तो अब क्या हो गया? अब ब्रिटेन से और कंपनी आएंगी, ब्रिटेन से कंपनी आएंगी, तो भारत में क्या चाहिए? भारत के लोगों को चाहिए, क्या चाहिए? भारत के लोगों को कंपनियों में काम करने की जरूरत चाहिए। क्योंकि कंपनी, अगर देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी में अपने देश से वो कुछ लाएगी तो वहां पे ज्यादा पे करना पड़ेगा, और वहां से जब लोग आएंगे तो उनका खर्चा भी अलग होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए भारतीय लोगों को जरूरत थी। अब भारतीय लोगों की जरूरत थी तो पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए। ठीक है दोस्तों, और भारत में ईसाई मिशनरी के आगमन की अनुमति मिल गई। ठीक है दोस्तों, 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा था, उसके द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को आगमन की अनुमति मिल गई। दोस्तों, ईसाई मिशनरियों ने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? कलकत्ता में बनाया। ठीक है दोस्तों, तो आप 1813 के चार्टर अधिनियम से ये सब याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो आता है वो आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। मोस्ट इंपोर्टेंट अधिनियम है, आप इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। देखिए दोस्तों 1833 का चार्टर अधिनियम को क्या कहा जाता है? द सेंट हेलेना एक्ट 1833 कहा जाता है। आपको बहुत सी पुस्तकों में ये नहीं मिलेगा कि द सेंट हेलेना एक्ट किसको कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम को द सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्यों कहा जाता है, मैं इसको बताता हूँ। द सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहा जाता है? जब देखिए अफ्रीका बना लेते हैं, ये अफ्रीका है दोस्तों। जब इंडिया कंपनी ने अफ्रीका के यहाँ पर एक द्वीप है सेंट हेलेना नाम सा, एक सेंट हेलेना नाम का द्वीप है, तो उस पर कब्जा कर लिया था सन 1833। तो उसी समय चार्टर अधिनियम आया, तो उसी के नाम पे इसको कहा जाने लगा द सेंट हेलेना एक्ट। ठीक है दोस्तों, इतनी छोटी सी बात है, बाकी कोई नहीं है, पर आप याद रखेंगे द सेंट हेलेना एक्ट किसको कहा जाता है? 1833 के चार्टर अधिनियम को द सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस समय क्राउन कौन थे? ये इंपोर्टेंट है। इस समय क्राउन कौन थे आपको याद रखना है। इस समय क्राउन थे विलियम फोर्थ। कौन थे? विलियम फोर्थ। ठीक है दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। तो आप इन दोनों के बारे में याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 1833 का जब चार्टर अधिनियम लागू किया गया था, उस समय ब्रिटेन के क्राउन कौन थे? विलियम फोर्थ थे, और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, प्रावधान व महत्व पढ़ लेते हैं कि 1833 का चार्टर अधिनियम लाने के लिए महत्व क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार थे, एक तो व्यावसायिक एकाधिकार थे, एक प्रशासनिक एकाधिकार थे। लेकिन पिछले जब 1813 का हमने चार्टर अधिनियम पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था? 1813 के चार्टर अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक एकाधिकारों को समाप्त नहीं किया गया। क्या किया गया? कमी की गई। क्या की गई? कमी की हुई। लेकिन जब 1833 का चार्टर अधिनियम आया, तो उसके द्वारा कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक एकाधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, क्या कर दिया गया? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। व्यवसायिक एकाधिकारों को मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, व्यवसायिक एकाधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रशासनिक एकाधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जब देखिए दोस्तों, व्यवसायिक एकाधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा तो क्या होगा? भारत में कंपनी आएंगी, भारत में फिर एक आदमी का व्यवसाय एकाधिकार नहीं रहेगा, तो बहुत सी कंपनियां आएंगी और उन्होंने अपना व्यापार स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, लेकिन आई वो ब्रिटेन से ही थे, ये अलग बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया गया व्यावसायिक? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सन 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा व्यवसायिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया देश। ठीक है दोस्तों, तो कमी किस अधिनियम द्वारा की गई? कमी की गई 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो आप ये दोनों याद रखेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे नहीं कि आपसे जब एग्जाम में पूछे कमी किस अधिनियम द्वारा की गई, तो आप याद रखेंगे
1813 का चार्टर अधिनियम। जब आपसे पूछे किस समाप्ति कब की गई, तो की गई 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब बंगाल का गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल। क्या बनाया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। कौन था, विलियम बेंटिक, क्योंकि विलियम बेंटिक के समय ही अधिनियम आया था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल बनने के बाद सारी शक्तियां किसमें समाहित हो गई, जो सारी शक्तियां मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी सारी शक्तियां हैं वो किसमें समाहित हो गई, वो सारी समाहित हो गई भारत के गवर्नर जनरल में। तो आप ये याद रखेंगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, मैंने आपको बता दिया, विलियम बेंटिक थे। कौन थे, विलियम बेंटिक थे। ठीक है दोस्तों, गवर्नर के द्वारा बनाए गए एक्ट को कहा जाने लगा, गवर्नर जिस नियम को बनाता था, कानून को बनाता था, उनको क्या कहा जाने लगा, उनको एक्ट कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, उनको क्या कहा जाने लगा, उनको एक्ट कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण भारत के लिए एक बजट आया। क्या आया, संपूर्ण भारत के लिए एक बजट के प्रावधान की गई। तो आप ये याद रखेंगे क्या हुआ, 1833 के चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम लागू किया गया। तो उस समय के राउंड कौन थे, विलियम फोर्थ थे। कौन थे, विलियम। बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों, 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारों को, व्यवसायिक एकाधिकारों को पूर्ण से समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रशासनिक एकाधिकारों को 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके बारे में याद रखेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सारी शक्तियां समाहित होंगी। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, विलियम बेंटिक बने। तो आप इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या हुआ आता है, भारत में वास्तविक केंद्रीकरण। भारत के लिए पहला बजट आया, क्या है, भारत के लिए एक बजट आया। अतः भारत वास्तविक केंद्रीकरण बन गया। क्या बन गया, अतः भारत इन सब के लिए एक केंद्रीकरण बन गया। ठीक है दोस्तों, सरकारी सेवाओं के चयन हेतु, इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे, सरकारी सेवाओं के चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा लंदन में हेलेना बर्ग कॉलेज में होने लगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या हुआ, उसके बाद हुआ धारा 87, सरकारी चयन में जाति वर्ण इत्यादि भेद नहीं होगा। जब देखिए दोस्तों, जब धारा 87 लागू हुई तो उसमें क्या किया गया, उसमें कहा गया कि सरकारी जो सेवाओं के लिए चयन होगा उसमें जाति वर्ण इत्यादि का भेदभाव नहीं होगा। ये सब दोस्तों किताबों में लिखी हुई बातें आज भी अपने संविधान में देखिए, अपने संविधान में लिख रहा हो कि जाति वर्ण इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन भेदभाव होता है। ये सब नियम है, पर बाकी कुछ नहीं है, किताबों में लिखा हुआ है, आप इसको इंपोर्टेंट नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, भारत में दास प्रथा की समाप्ति हुई, इसको इंपोर्टेंट लिखेंगे। भारत में दास प्रथा की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा हुई, तो भारत में दास प्रथा की समाप्ति 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा हुई। कब हुई, सन 1843 में। कब हुई, सन 1843 में। सती प्रथा की समाप्ति पहले ही कर चुके हैं राजा राम जी। कब कर चुके हैं, 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिक के द्वारा। कौन कर सके, राजा राम मोहन राय जी 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिक के सहयोग से पहले ही समाप्त कर चुके। तो आप याद रखेंगे, भारत में दास प्रथा की समाप्ति कब हुई, 1843 में भारत में दास प्रथा की समाप्ति हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए महत्व जान लेते, क्या क्या इंपोर्टेंट बातें। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था भारत को पहली बार आधिकारिक तौर पर बड़ा उपनिवेश कहा गया। क्यों कहा गया, जब भारत के लिए एक बजट आया और भारत वास्तविक केंद्रीकरण बन गया, तो क्या कहा गया, भारत को पहली बार आधिकारिक तौर पर बड़ा उपनिवेश कहा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या, पहली बार सरकार शब्द का प्रयोग हुआ, जो गवर्नर हेतु प्रयोग किया गया। देखिए दोस्तों, पहली बार भारत सरकार जैसे आज अपने देश में भारत सरकार है, इसी तरह पहले जब भारत सरकार थी उसको लिए क्यों कहा गया, क्योंकि उसमें गवर्नर था, तो गवर्नर के लिए भारत सरकार का प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है बंगाल और आगरा को अलग करने के, विभाजित करने का एक असफल योजना है। क्या है, बंगाल को आगरा व बंगाल में विभाजित करने की एक असफल योजना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी अब मात्र एक प्रशासनिक इकाई बनकर रह गई। नंबर 5 क्या हुआ, भारत में अंग्रेजों का मुक्त निवास मिला। भारत में क्या मिला, भारत में अंग्रेजों को मुफ्त निवास मिले। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों का भारत पे राज है तो निवास क्या, सब चीज ले लेंगे वो। ठीक है दोस्तों, तो पर उनको मुफ्त निवास मिले। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, 1833 में, इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे, 1833 में फारसी के स्थान पर इंग्लिश आई। क्या आई, 1833 में फारसी लोगों के समय जो भाषा थी, तो उसके समय क्या आई, उसके समय इंग्लिश आ गई। उसके बाद क्या आ गई, उसके बाद इंग्लिश आ गई। तो आप ये याद रखेंगे, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा मुगलों के द्वारा फारसी की भाषा अपनाई जाती थी, उसको क्या कर दिया गया, उसको इंग्लिश कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों 1853 का चार्टर अधिनियम। मैंने आपको बताया था 1833 में आया,
फिर क्या आएगा, फिर 20 वर्ष बाद आएगा, फिर क्या आएगा, फिर 20 वर्ष बाद आएगा, तो कब आएगा, 1853 में चार्टर अधिनियम आएगा। मैंने कहा था ना 20-20 वर्ष बाद चार्टर अधिनियम आए थे। तो अब क्या है, 1853 का चार्टर अधिनियम। देखिए दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें। देखिए दोस्तों, 1853 का चार्टर अधिनियम जब आया था उस समय क्राउन कौन थे, इस समय क्राउन थे अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। अब अलेक्जेंडर विक्टोरिया का ब्रिटेन पर शासन होने लगा। तो आप इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, अलेक्जेंडर विक्टोरिया का शासन कब था, जब 1853 का चार्टर अधिनियम आया। तो आप ये इससे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी था। कौन था, डलहौजी था। तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, प्रावधान व महत्व जान लेते हैं क्या क्या है। इन दोनों को आप अवश्य याद रखेंगे। जब 1853 का चार्टर अधिनियम आया तो उस समय क्राउन कौन था, अलेक्जेंडर विक्टोरिया थी। ठीक है दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब याद रखेंगे। प्रावधान व महत्व जान लेते हैं क्या क्या है, क्यों क्या आया था। देखिए दोस्तों, क्यों आया था, भारत में सांसदीय व्यवस्था आधार गवर्नर जनरल परिषद के निर्माण हुआ। देखिए दोस्तों, पहली बार भारत में संसद का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे, जिसमें दो वो बनाएंगे, एक बनाएगी गवर्नर जनरल परिषद, एक बनाएगी विधान परिषद का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, दो वो बनाएंगे। तो विधान परिषद का गठन हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें 12 सदस्य थे। क्या थे, उसमें 12 सदस्य थे। उसको क्या कहा जाने लगा, उसको कहा जाने लगा छोटी संसद। क्या कहा जाने लगा, छोटी संसद। तो आप ये याद रखेंगे कि किस अधिनियम द्वारा भारत, तो आप बताएंगे 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में संसदीय व्यवस्था की आधारशिला रखी गई। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ कंपनी के प्रशासनिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया तथा ब्रिटेन क्राउन कभी भी शासन ले सकता था। देखिए क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि दोस्तों जब कंपनी के अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया तो मतलब अब ये पता नहीं है 10 साल के लिए बढ़ाया गया, 20 साल के लिए बढ़ाया गया, कि 1 साल के लिए बढ़ाया गया या 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। ब्रिटेन जो क्राउन है वो कभी भी कंपनी से शासन ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी के प्रशासनिक अधिकारों को काल के लिए बढ़ा दिया गया। तो आप याद रखेंगे 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हुआ आईसीएस हेतु लिखित परीक्षा हुई। आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। वह पैट्रोनोजिक राइट को खत्म किया गया बाय मैकाले की समिति सिफारिश द्वारा। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। उससे पहले लिखित परीक्षाएं नहीं होती थी। ये जो पैट्रोनोजी राइट लिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई भतीजावाद, यानी कि आपके ताऊ आईसीएस में लग गए हैं तो उसके बाद आपके पापा जी लग गए हैं, उसके बाद आपको भी लगा दिया है ना। तो ये क्या हुई, ये पैट्रोनेटिक राइट हुई। इसको क्या किया गया, इसको खत्म किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लिखित परीक्षा होगी, जो उसको पास करेगा वो इसमें आईसीएस अधिकारी बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसको लाया गया। किसकी सिफारिश पे लाया गया, मैकाले की सिफारिश पे लाया गया। तो आप ये याद रखेंगे, इंडियन सिविल सर्विस हेतु जो लिखित परीक्षा हुई उसका आयोजन किसकी सिफारिश पे किया गया, उसकी सिफारिश पे मैकाले की सिफारिश पे किया गया। ठीक है दोस्तों, मैकाले समिति सिफारिश पर किया गया। देखिए दोस्तों क्यों किया गया, क्योंकि भारतीय हेतु उच्च सेवा में प्रवेश दिया जाए। मैकाले समिति सिफारिश पे क्या किया गया, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा किसकी सिफारिश पर आईसीएस हेतु पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, पहले कहाँ किया जाता था, पहले 1853 से 1922 तक कहाँ किया जाता था, लंदन में कहा जाता था। कहाँ किया जाता है, लंदन में किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ, 1923 के बाद भारत में किया जाने लगा। मतलब 1853 से 1922 तक लंदन में किया जाता था, उसके बाद 1923 में भारत में किया जाने लगा। तो आप ये याद रखेंगे। महत्वपूर्ण पदों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में माध्यम से नियुक्ति होने लगी। क्या होने लगी, देखिए दोस्तों क्या हुआ, महत्वपूर्ण जो पद थे यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी में जो महत्वपूर्ण पद थे जैसे पुलिस अधिकारी, आईसीएस अधिकारी, उसके लिए क्या किया जाने लगा, उसके लिए परीक्षाओं का, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्ति किया जाने लगी। पहले क्या होता था, पहले तो ऐसे ही नियुक्ति कर देते थे। ठीक है दोस्तों, अब क्या होने लगा, अब परीक्षाएं होने लगी। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने कहाँ तक पढ़ लिया, हमने 1853 के चार्टर अधिनियम कंप्लीट कर लिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन होने वाला है। क्योंकि जब 1857 में क्रांति हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्रिटेन क्राउन ने शासन का अधिकार अपने हाथों में ले लिया। तो इसके बाद क्या आएगा, जब 1853 के बाद जौन सा भी अधिनियम आएंगे उसमें क्या होगा, उसमें ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही भारत में इंप्लीमेंट किए जाएंगे उनके नियमों को। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे 1853 तक हमने चार्टर अधिनियम कंप्लीट कर लिए, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो जाती है। अब क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन अपने द्वारा इंप्लीमेंट किए गए कानूनों को स्वयं इंप्लीमेंट करेगा। तो आप ये सब
याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब जो हम देखते हैं इनसे हमने पढ़ा है उनसे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन क्वेश्चनों को अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए इधर दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मैंने आपको बताया था, इंपोर्टेंट नोट करके, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था। तो आप ये याद रखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम से पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए? बताइए जरा दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा भारत पर पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए? तो आपको ये बताना है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, मैंने आपको कहा था ना, इंपोर्टेंट नोट कीजिए। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या किया गया था? भारत पर शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए, यानी भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए। तो आप ये याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? बताइए जरा दोस्तों, भारत में दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ भारत में दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी। भारत में दास प्रथा की समाप्ति हुई थी 1829 में। कब हुई थी? 1829 में, जब क्या आया था? 1813 का चार्टर अधिनियम आया था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आईसीएस हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किसकी सिफारिश पर किया गया था? ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बहुत ध्यान से बताया था किसकी सिफारिश पर किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों वहां जाकर आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।